देखो ये प्रश्न जो है ये 8 अगस्त 2021 का टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है, और प्रश्न सिर्फ आपको समझना है, करना इसमें कुछ नहीं है। प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ, अगर मैं इसकी मतलब आप लोगों को बताऊं तो इसका जो मतलब होता है मेंशन द स्टेज। देखिए यहाँ पर मेंशन कर रहा है उन स्टेजेस के, उन लक्षणों के बारे में, उन चरण के बारे में जो भाषा के विकास और तेजी से कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है व्यवचारिक, कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है क्या, व्यवचारिक। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये व्यवचारिक विकास की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेंशन द स्टेट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड रिपीट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, क्या होना चाहिए, रैपिड। ये जिसे जो है ना, ये प्रश्न बोल रहा है कि उस चरण का उल्लेख करो जो भाषा के विकास में तेजी से व्यवचारिक विकास की एक प्रकार से उसकी विशेषता बता रही हो। तो क्या आपका होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोला जाता है औपचारिक परिचालन की अवस्था, या आप इसे कहेंगे कंक्रीट, जिसको आप बोलते हो कंक्रीट को मूर्त अवस्था। ठीक है, इसको आप मूर्त बोलते हैं। और अगर मैं आपसे ऑप्शन थर्ड की बात करूं तो सेंसरी की बात कर रहा है, और सेंसरी का जो मतलब बनता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है संवेदी गामक अवस्था। और ऑप्शन डी जो कह रहा है आपसे प्री ऑपरेशनल, जिसको आप बोल रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। चारों अवस्था दी गई है। बताइए जरा क्या सही जवाब होना चाहिए इसका, करेक्ट जवाब दीजिए आप मुझे, बताइए क्या होना चाहिए इसका। कंक्रीट सर। अच्छा, ये बी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हैं आप, ओके। चलिए, कंक्रीट, चलिए मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया गया है ना, आपको पता होना चाहिए ये संज्ञानात्मक विकास है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो स्टेज होता है सेंसरी का, सेंसरी वाला स्टेज होता है 0 से लेकर 2 वर्ष, और ये पहला स्टेप है, ये पहला है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी मैंने आपको 2 भागों में डिवाइड, ये कल क्वेश्चन करवा दिया था क्या? नहीं, ये नहीं किए सर। ये तो करा, अच्छा नहीं किया था, चलो ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपसे ये करवाया कि प्री ऑपरेशनल के बारे में, तो ये एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, सॉरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसको मैंने बताया था 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को मैंने आप सबसे बताया था इसके बारे में भी कि जब कभी भी आपसे प्रश्न बने तो एक आप ध्यान रखना 2 से 4, और दूसरे को ध्यान रखना 4 से 7 वर्ष। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, जो 2 से 4 है यहाँ आपसे ये बताने की कोशिश की जाती है, ये अतार्किक चिंतन होता है ये। और जो 4 से 7 होता है वो विकेंद्रीकरण या पलटावी ज्ञान या संरक्षण की बात करता है। ठीक है, ये बातें होती है। और अगर मैं आपसे करूँ मूर्त के बारे में, तो जहाँ पर आप ये भी जानते हैं कंक्रीट को, कि मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, इसे उसे ही तो हम बोलते हैं मूर्त। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका जो है अभिसारी चिंतन भी लागू हो जाता है। तो समस्या का समाधान की जो प्रक्रिया होती है हल करने की, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और एक लास्ट है आपका फॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि अमूर्त या औपचारिक, और मूर्त चिंतन के साथ साथ ये जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन जब करने लगता है तो ये आपका फॉर्मल हो जाता है। प्रश्न आपका ये है कि वैचारिक को लेकर, तो वैचारिक जो होगा आपका, ये करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्री ऑपरेशनल। और प्री ऑपरेशनल ही एक प्रकार की आपकी कौन सी लैंग्वेज में आती है, रैपिड और कंसेप्चुअल के रूप में आती है। तो कंसेप्चुअल भी यहाँ पर उसका डेवलप होता है, विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। जी सर। प्री कॉन्सेप्चुअल, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बात, अच्छे से ध्यान रखिए। ये जो अवस्थाएं हैं ना, इन अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको पीडीएफ दिया है, इनकी पीडीएफ आप ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें लिखा है आप लोगों को, लैंग्वेज को लेकर भी लिखा है और उसमें कंसेप्चुअल को भी लेकर लिखा हुआ है। ठीक है, पीडीएफ में मैंने बता चुका हूँ, मुझे आज भी याद है, तो ये चीज़ें याद रखें। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मंजू मैम ज्वाइन नहीं हो पा रही है, वो मैसेज कर रही है। ओके, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ वो एक बार। मैसेज कर रही है कि मैं ठीक है,
ये ओके चलिए ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ये प्रश्न जो है आपका रहेगा सही, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये प्रश्न यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यह एक सामान्यीकरण के संदर्भ में आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अभी भी एक अनुमान है और जिसे या तो सत्य साबित किया जाए या इसके विपरीत उदाहरण के माध्यम से असत्य दिखाया जाए। तो वो क्या होगा बताइए जरा, एक बार आप लोग थोड़ा सा इसका कमेंट करिए, मुझे बताइए। ठीक है। ओके अच्छा जी, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अच्छा जी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई ज्वाइन हो रहा है, आई थिंक मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार। चलिए देखिए, पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे परिकल्पना दिया है। मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। परिकल्पना का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है हाइपोथेसिस। इसका मतलब होता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस कहते किसे हैं, परिकल्पना किससे कहते हैं? जैसे जब कोई व्यक्ति रिसर्च वगैरह करता है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। रिसर्च के दौरान जो पीएचडी वगैरह करते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शोध की प्रक्रिया में जब कभी भी किसी समस्या को संभावित समाधान करते हैं, संभावित का मतलब होता है जहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी जो चीज़ें मिले, जो चीज़ें प्रोबेबिलिटी हैं, जब संभावित समाधान के रूप में देते हैं तो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पर। वेरिएबल्स का मतलब होता है चर होते हैं। वेरिएबल्स दो होते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स कई टाइप के होते हैं, बेसिकली दो ही टाइप पर डिपेंड होते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है, एक अस्वतंत्र चर होता है, जिसको हम आश्रित और स्वतंत्र चर के रूप में जानते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर क्या होता है कि स्वतंत्र चर टीचर होता है, और टीचर किस पे डिपेंड, मतलब जो टीचर है वो टीचर पर डिपेंड कौन है, तो स्टूडेंट डिपेंड है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आश्रित चर हो जाएगा, वो आश्रित चर हो जाएगा। ये वेरिएबल्स होते हैं। तो शोध की प्रक्रिया में किसी समस्या को जब आप संभावित समाधान के रूप में देखते हैं तो वहाँ पे दो या दो से अधिक चरों के संबंध को बताने के लिए शोधकर्ता को कथन करना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो वह एक प्रकार की हाइपोथेसिस कहलाती है, परिकल्पना कहलाती है। परिकल्पना बेसिकली दो ही टाइप की होती है, एक होती है आपको वर्किंग हाइपोथेसिस और एक आपको होती है नल हाइपोथेसिस। और ये प्रश्न पूछा गया है, आप यहीं से समझेंगे, आप मेरी बातों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक होता है नल हाइपोथेसिस। अब मेरी बात को समझिए, नल हाइपोथेसिस हम किसे कहते हैं? नल हाइपोथेसिस हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जो शून्य प्रक्रियाएं हो, जहाँ पर शून्य प्रक्रियाएं हो। और वर्किंग हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? जहाँ पर कार्य किया जा रहा हो, जहाँ पे कार्य किया जा रहा हो। अब ये किस रूप में होता है जरा इसको समझिएगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा कि यह है क्या चीज़ हाइपोथेसिस। ठीक है भाई, ये हाइपोथेसिस समझ ही नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, ये वर्किंग हाइपोथेसिस ये असत्य है। मान लीजिए कोई रिसर्च आपने किया और वो असत्य है, ठीक है भाई, और जो कि वो पूर्ण रूप से सार्वभौमिक तरीके से वो सत्य मानी जाती है। जैसे कि आपने आप जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, ये बात सत्य है, सार्वभौमिक है, ये वर्किंग हाइपोथेसिस है कि सूरज पश्चिम में उगता है। लेकिन आप सूरज पूरब में उगता है, आपने उसको गलत साबित कर दिया, आपने उसको गलत साबित कर दिया। जैसे अगर मैं कहूँ दूध पीने से क्या होता है, बताइए जरा, स्वास्थ्य सही होता है, यह आप सभी लोग जानते हैं। और अपने रिसर्च में आपने ये दिखा दिया कि दूध पीने से स्वस्थ जो होता है वो अस्वस्थ हो जाता है। तो सही परिकल्पना, जो सही रिसर्च कर रहे थे, वहां पे गलत रिसर्च आ गई है, वो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है। और नल हाइपोथेसिस क्या होती है? ये हम असत्य होती है, परंतु आप इसे सत्य साबित करना चाहते हैं। ये असत्य होती है और इसे आप सत्य साबित कर देते हैं, तरीके से आप करते। जैसे मान लीजिए आप ये भी कह सकते हैं वहाँ पर कि भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ड्रिंक करने से स्वास्थ्य खराब होता है, और आपने वहाँ पर दिखा दिया कि ड्रिंक करनी अच्छी बात है, एक प्रकार से स्वास्थ्य सही होता है यहाँ पे, तो आपने उसको असत्य बता दिया, सही मान लिया उसको, और जो कि वो असत्य है आपने उसे सही मान लिया। और ऐसी कंडीशन पे जब इसे भी असत्य कर दो, इसे भी असत्य कर दो, तो एक आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस।
अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि जो अभी भी एक अनुमान है और जिसे या तो सत्य साबित किया जाना चाहिए और इसी का विपरीत उदाहरण के माध्यम से असत्य दिखाया जाता है। क्या दिखाया जा रहा है? असत्य दिखाया जा रहा है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं हाइपोथेसिस में। बताइए ये सारी की सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? हाइपोथेसिस में। तो ये जो नल हाइपोथेसिस होता है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया था अल्फा एरर्स और एक को बोला गया था बीटा एरर्स। जो अल्फा एरर्स होता है जब शून्य परिकल्पना सत्य हो और उसे आप असत्य कर देते हैं तो वहां पर हो जाता है अल्फा, यानी किसी अच्छी चीज को आप गलत बता रहे हैं, किसी अच्छी चीज को आप गलत बता रहे हैं तो ये अल्फा हो जाता है, अल्फा एरर हो जाता है। अल्फा एरर को नल हाइपोथेसिस में इसको बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और किसी खराब प्रोडक्ट को आपने रिसर्च किया और वहां पर अच्छी क्वालिटी बता दिया, ये आपका क्या हो गया? बीटा एरर्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा एरर्स हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है? एक बार क्लियर करिए जरा मुझे। चलिए अगर क्लियर है भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। और नहीं क्लियर है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। यही समय है आपको पूछने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपसे बात किया है कि सामान्यीकरण के संदर्भ में आम तौर पर जो होता है वो क्या होना चाहिए। आप देख लीजिए ये सारी की सारी बातें यहाँ पे अभी तक देखो, जो अभी तो एक अनुमान है, एक आइडिया लगाया उसने जिसे वो सत्य साबित कर दिया। तो सत्य साबित करने की बात अगर मैं कर रहा हूँ अनुमान के माध्यम से, आपने नल हाइपोथेसिस का अल्फा बीटा लगाया है, सॉरी अल्फा नहीं बीटा लगाया आपने। और इसी का विपरीत अगर मैं बात करूं असत्य दिखाया जा रहा है, इसको असत्य बताया जा रहा है, वह आपने बीटा का काम कर दिया, अल्फा का काम कर दिया, अल्फा का काम कर दिए। तो यहाँ पर जो एरर्स देख रहे हैं नल हाइपोथेसिस का, अल्फा और बीटा आ रहा है। और मैंने आपको यही चीज़ बताया, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप गलत साबित करना चाह रहे हो और ये अल्फा हो जाएगा आपका, और जो खराब प्रोडक्ट है उसको आप अच्छा बताना चाहते हो, ये बीटा एरर्स हो जाएगा ये। बताइए जरा, समझ में आया है बात? ये होता है आपका क्या नाम है? हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, इसी के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना, जब भी कभी आप ये बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, ये सार्थकता के स्तर पर हमेशा विश्वसनीय होने के लिए। कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसके सार्थकता के स्तर पर आप उसको विश्वसनीय वैधता बनाने के लिए आप ऐसा काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ होती है। और यहाँ पर प्रश्न अगर मैं बात करूँ सामान्यीकरण को लेकर, तो सामान्यीकरण जिसमें इसमें एक विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं और सामान्य गुणों का, सामान्य अवधारणाओं को दावा के रूप में आप उसे तैयार करते हैं। तो इतिहास के तथ्यों के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है, जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, उसी के माध्यम से जो क्रियाविधि की जाती है उसी को बोला जाता है सामान्यीकरण। उसको क्या बोला जाता है? सामान्यीकरण बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? अब आप लोग मुझे बताइए जरा, क्या कल्पना होना चाहिए कि मिथ्या होना चाहिए कि सामान्यीकरण होना चाहिए? कल्पना कि आपका परिकल्पना? क्या सही जवाब होना चाहिए बताइए। हाइपोथेसिस होना चाहिए भाई। नहीं समझ में आया क्या? हाइपोथेसिस नहीं समझ में आया? मैं देखो दोबारा मैं आपसे बताता हूँ। हाइपोथेसिस जो होती है परिकल्पना बेसिकली संभावित चीज़ों पर किया जाता है, जो चीज़ें संभावित हों। रिसर्च दो ही टाइप पे होते हैं। अब रिसर्च की जब परिकल्पना लगाई गई तो दो टाइप की हुई थी। मैंने एक को बताया वर्किंग और एक को बताया आपको नल हाइपोथेसिस, एक को बताया अल्टरनेट। और जो वर्किंग हाइपोथेसिस होता है, जिसको आप वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं, ये वर्किंग हाइपोथेसिस हमेशा देखिए जरूरी नहीं कि ये सत्य मानी जाएगी हमेशा, कभी कभी इसको असत्य बता देते हैं लोग। तो ये वर्किंग हाइपोथेसिस, तो ये सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। और एक नल हाइपोथेसिस होती है, ये भी आपकी सत्य हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं ये, ठीक है भाई, ये दोनों हो सकती हैं। और अगर मान लीजिए दोनों, अगर यहाँ पे वर्किंग हाइपोथेसिस अगर आपकी असत्य हो जाएगी तब आप लगाओगे नल हाइपोथेसिस का। अगर आपकी यहाँ पे सत्य हो जाएगी तो फिर क्या जरूरत है नल हाइपोथेसिस को लगाने की? फिर तो आपने रिसर्च मतलब अच्छी की है, सत्य किया है आपने, तो फिर क्या जरूरत है? लेकिन अगर ये असत्य हो गई है तो रिसर्चर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और वहां पे नल हाइपोथेसिस करना शुरू कर देते हैं। और अगर नल हाइपोथेसिस भी असत्य हो जाए, ये भी सही नहीं साबित हुआ, ये भी असत्य हो गया, तब आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस लगाते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा सत्य मानी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा,
हमेशा सत्य मानी जाती है। लेकिन बात यहीं पर अटक गई थी कि प्रश्न यहीं पर कह रहा था कि अभी भी एक अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर कि जिसे या सत्य साबित किया जाए और इसी के विपरीत उदाहरण देकर उसके माध्यम से असत्य कर दिया जाए, तो सत्य असत्य वाली बात कहाँ पर आ रही है? नल हाइपोथेसिस में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जाहिर सी बात, ये परिकल्पना का ही पार्ट बना कि नहीं बना? ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ए करेक्ट। इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है। और ये मैंने टॉपिक करवाया नहीं था, इसलिए समझाने के लिए इतना सारा समय ले रहा हूँ आप लोगों को, है ना। जो करवाया नहीं हो तो उसको समझ जाइए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं रिसर्च का पार्ट जब करवाऊँगा यूजीसी वाले बच्चों का, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग, उसको देख लीजिएगा। शुरुआत से करवाऊँगा तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी उनका चल नहीं रहा है, आने वाला है समय उनका। ठीक है, रिसर्च करवाऊँगा। तो आगे एक क्वेश्चन और लेता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प चुनिए। बताइए जरा, वितरण के तरीके में आमतौर पर अंकगणितीय औसत के रूप में समझा जाता है। और एलिगेशन जो आपका कथन सेकंड है, कह रहा है कि माध्यिका में वितरण का आधा मान होता है वह मध्य बिंदु के नीचे और ऊपर होता है। अब देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को। बताइए क्या सही है इसका, बोलिए बताइए। ये तो सही है सर, बी बिंदु ओके, ये सही सर, लेकिन माध्यम अच्छा समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर मेरी बात को जरा समझिएगा, अच्छे से गौर करिएगा आप लोग। ठीक है, गौर करिएगा। देखिए, ये कह रहा है कि वितरण के जो तरीके होते हैं वो आमतौर, वितरण का मतलब यहाँ पर बात किया गया फैलाव को लेकर। जो डेटा आपके पास है उसके फैलाव के रूप में अंकगणितीय औसत के रूप में समझना चाहिए क्या, मैथमेटिक्स के रूप में। जैसे कोई चीज़ अगर डेटा आपको मिल रहा है तो क्या आप मैथमेटिक्स के रूप में समझेंगे, क्या गुणात्मक के रूप में नहीं समझेंगे? बताइए जरा एक बार। क्या अगर कोई डेटा आपको मिलेगा तो उसके व्यवहार को आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप उसको आंकड़े के रूप में नहीं लेंगे? क्या केवल नंबर के रूप में ही लेंगे आप उसे? केवल आप उसके मात्रात्मक रूप लेंगे? बताइए, गुणात्मक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? बताइए आप। कोई भी डेटा अगर किसी व्यक्ति का लेंगे तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस या नो? दोनों होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स कह दिया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स कहाँ होता भैया? अच्छा, अब बात करते हैं। देखो, ये समांतर माध्य माध्यिका बहुलक जिस दी गई श्रेणी में, पहले मेरी बात को समझिएगा, मैं बहुलक के बारे में बता रहा हूँ। दी गई श्रेणी में अधिक या बहुता बार, बहुता का मतलब होता है अधिक से अधिक, ठीक है, बहुलता बार अगर आप किसी नंबर को बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो वहां पर वो चीज़ें आ जाती हैं बहुलक। लेकिन ये बहुलक तो है नहीं। और समांतर माध्य को हम बोलते हैं औसत, एवरेज निकालते हैं। जो दी गई नंबर हैं उन नंबरों का हम क्या करते हैं, सम करते हैं और ठीक दी गई नंबरों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, वो आपका एवरेज निकल के आ जाता है। एवरेज की बात नहीं कर रहा है, ना ही बहुलक की बात कर रहा है, फिर बात कर रहा है माध्यिका। तो माध्यिका एक संभावित वितरण है जिसके नीचे आधे से और उसके उच्च आधे से, उच्च का मतलब ऊपर के आधे से, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने नंबर दे दिया इस तरीके से, ठीक है, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, मैंने ये नंबर दे दिया। इसके नंबर में ये बात बोली गई है कि ऊपर से, ठीक है, मैंने कहा ऊपर से आप 3 ले लो, नीचे से 3 ले लो, तो बीच में एक नंबर निकल कर आ जाता है। वो संख्या को क्या आप मानेंगे आधा मान? क्या उसे मध्य बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे मध्यिका? बताइए जरा, क्या आप इस बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 4 जो है, ये जो 4 है आपकी मध्यिका है? बताइए, कि नीचे और ऊपर की बातों को बोलिए, मध्यिका बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस या नो बोलिए बस। हाँ, बोलेंगे। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सत्य है, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसलिए बेसिक्स समझो, प्रश्न जो है आप लोगों को हार्ड ना लगे। ठीक है भाई, आराम से समझो बस क्वेश्चन को। एक प्रश्न हो कि किस प्रकार का चिंतन निर्णय को स्वीकार करने और अस्वीकार करने या निलंबित करने के बारे में समाधान जानबूझकर दृढ़ संकल्प करता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए जरा मुझे, इसका जवाब क्या होना चाहिए? बोलिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, तर्क संगत,
या तर्क सम्मत की बात कर दूं, तर्क सम्मत का मतलब होता है रेशनल थिंकिंग। क्या होता है? रेशनल थिंकिंग होता है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई तर्क सम्मत से, सोच से आप कोई डेटा, नियम, तर्क से उचित निष्कर्ष निकालने के लिए हमारी क्षमता को शामिल कर देते हैं, वो तर्क सम्मत होता है। क्या ये हमारी क्षमता को शामिल किया है प्रश्न में? बोलिए, हमारी क्षमताओं को निष्कर्ष के आधार पर यहाँ पर शामिल किया है क्या तर्क वगैरह पे, नियम, डेटा पे? नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। हुआ ही नहीं इसमें। ऑप्शन आपका बी कहता है कि विमर्श चिंतन। विमर्श का मतलब होता है विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। आप मुझे बताइए, जो विचार विमर्श होता है ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रिलेट करेगा कि नहीं करेगा? तर्कपूर्ण सोचने के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि चिंतन निर्णय को स्वीकार कर लिया है और अस्वीकार करने या निलंबित करने के बारे में सावधान कर और उसे जानबूझकर दृढ़ संकल्प के रूप में देख रहा है। यहाँ पर दृढ़ संकल्प के रूप में देख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आपका ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा विचार विमर्श को लेकर, क्योंकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है ये, और ये कहता है कि भाई तर्कपूर्ण सोचना चाहिए हमें, ये भी कहता है ये, तो इसलिए गलत हो जाएगा आपका। ऐसा कुछ प्रश्न ही नहीं मेंशन किया हुआ है। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन क्या होता है? अभी अभी मैंने आप लोगों से बोला भी है। कोई बता सकता है क्या मुझे अमूर्त चिंतन के बारे में? भाई अमूर्त वो चीज़ें होती हैं, अमूर्त चिंतन उसे कहते हैं जैसे मूर्त चिंतन। हाँ, जैसे जो चीज़ें, अमूर्त का मतलब होता है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि को महसूस करने लगे ऐसी प्रक्रिया में, तो वो अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है वहाँ पर, तो ये थिंकिंग की बात है भाई। यहाँ पर कहाँ स्वीकार और अस्वीकार की बात हो रही है? जरा मुझे बताइए, आप लोग आलोचना, किसी की थ्योरी को आप अगर आलोचना करते, जैसे देखो हर थ्योरी की आलोचना की गई है। जैसे भाई बुद्धि का जो पहला कारक आया उसकी आलोचना किसने कर दी? बुद्धि के पहला सिद्धांत जो आया था उसकी आलोचना किसने की है? स्किनर ने। बोलो, स्किनर ने, विलियमस्टन की। और इसी तरीके से स्किनर ने भी अपनी थ्योरी की आलोचना की, तो कहा कि भाई ये थ्योरी गलत है, दूसरी थ्योरी आनी चाहिए। यही तो स्वीकार और अस्वीकार की बात होती है। आप किसी की थ्योरी की गलत नहीं कर रहे हैं साबित, स्वीकार और अस्वीकार की बात करेंगे। भाई नहीं, ये थ्योरी में कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए। मैं जैसे मेरे द्वारा कुछ बातें कही गई हैं तो आप कहेंगे कि सर रोहन सर ने ये बातें कही है तो इस थ्योरी में थोड़ा सा एक पॉइंट और होना चाहिए, तो आपने मेरी थ्योरी की आलोचना की है, ना कि उसे गलत साबित किया है। तो आलोचना ये चीज़ें हो रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है यहाँ पर। तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण कर रहे हैं आप लोग और कोई निर्णय ले रहे हैं आप लोग, तो वह एक प्रकार की आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है वो। और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताइए जरा, नीतू मैडम सही हुआ आपका जवाब? बोलिए, बताइए यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाकी तो चार ऑप्शन में तो भाई आपको लग रहा था ना कि एक तरफ तो कह रहा है कि भाई नियम बनाना चाहिए। जो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था आपसे? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि नियम को उचित तरीके से निष्कर्ष निकाला जाए। क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकालने की बात है? जब है नहीं तो क्यों सोचोगे उसके बारे में? भाई काटो इसे फिर। तर्क के आधार पे बोल रहा है, विचार विमर्श के आधार पे, इसे भी नहीं है तो इस पर भी काट दो। अमूर्त थिंकिंग कर रहा है भाई, इसे भी काटो आप। आपको कह रहा है कि जहाँ पे स्वीकार, अस्वीकार या निलंबन की बात होती है, उन सारी चीज़ों की जहाँ पे चर्चा की जाती है, वो आपकी आलोचनात्मक चिंतन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, डी सही जवाब है। समझ में आ गया? हेलो, आवाज़ जा रही मेरी? बताइए जरा एक बार क्लियर करिए, मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? जी सर, आवाज आ रही है सर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आप लोग मुझे जवाब बताइए। प्रश्न अच्छा है। विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज बिटवीन 3 to 6 ईयर? अब यहां पर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा ये वर्ष याद करने का। ऑफ एज दैट ऑफ द कैरेक्टराइज बाय द क्राइसिस ऑफ इनिशियल, लिखा हुआ ना, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बताइए जरा क्या होना चाहिए इसका? इनिशिएटिव ऑफ गिल्ट क्या है वर्सेस? बोलिए।
अच्छा जी, चलो ठीक है। और भी कोई लोग? बस, चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये एक एरिक इरेक्शन की थ्योरी है। एरिक इरेक्शन की थ्योरी है। अब एरिक इरेक्शन की थ्योरी जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में बात किया गया है। और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी करके इसने किताब लिखा था, और वो लिखा था 1950 में। याद रखिएगा ये किताब। और इसकी इसने 8 स्टेज बताई थी। 8। तो आप क्रम बताइए। पहला जो वर्ष होता है 0 से लेकर 1.5 वर्ष, या आप इसी को कह सकते हो 18 माह, है ना। 1.5, आप जब दूसरी स्टेज में पहुंचेंगे 1.5 का दुगना करेंगे कितना होगा? 3 वर्ष। भाई समझ में आ रहा है नहीं? शैशवा अवस्था आपकी जो होगी, जहां पर विश्वास बनाम अविश्वास हो रहा है, उसकी आयु कितनी है? 0 से 1.5। अब इस 1.5 का आपने दुगना किया है, तो इस अवस्था में अगर मैं बात करूं तो ये अवस्था आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था है। यहां पर स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता की बात हो रही है। ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की या डाउट की बात हो रही है यहां पर। आगे मैं बात करता हूं। ये 3 को आप आगे उठाइए और 3 का दुगना करिए, तो 3 का दुगना 6 हो जाएगा। और ये एज कौन सी बन रही है? शायद प्रश्न यही पूछा है। बताइए जरा, प्रश्न यही पूछा है। ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप होगा, ये तीसरा होगा, और प्रश्न यही कह रहा है 3। बोलिए जरा। अब यहां पर देखिए, ये स्टेज कौन सा हुआ? 3 इयर्स का हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वही है, पहल शक्ति बनाम बोध दोषिता की बात करता है, गिल्ट की बात करता है। ये इनिशिएशंस वर्सेस गिल्ट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, ये चीज है। और अगर आप 6 का दुगना करेंगे तो 6 का 12 होगा। बोलिए। और ये वर्ष आपकी चौथा स्टेप हो जाता है। इस यूज को बोला जाता है यौना आरंभ, स्कूल अवस्था। इंडस्ट्रीज वर्सेस आपका हो जाएगा हीनता। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो आप इसका 12 को यहां पर लीजिए, और 12 से आप इसका अगर दुगना करेंगे तो 24 हो जाएगा। लेकिन आपको 24 नहीं करना है, क्योंकि किशोरावस्था में जा रहे हो आप लोग। तो किशोरावस्था की एज तो या तो 18 होती है या तो 20 होती है। बस यहीं तक जाइए, 20 का आप लगाइए। ये 5वां स्टेज हो जाएगा आपका। किशोरावस्था की अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति हो जाती है ये। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। बताइए जरा, इसका जवाब सही क्या होना चाहिए? 3rd होना चाहिए कि 5th होना चाहिए कि 4th की 2nd? बताइए कौन सी स्टेज होनी चाहिए? 3rd सर। 3rd इज द करेक्ट जवाब। बहुत बढ़िया, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर बी वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी प्रक्रिया कथित जानकारी को बनाए रखने के और याद करने की संदर्भित में होती है? जरा बताइए। संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। अब आप यहाँ पर ये समझिए, जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा किया गया है, ये संवेदी पेशी अवस्था के बारे में। और आप बताइए जरा, संवेदी पेशी अवस्था के PDF जाके खोल कर देख लीजिए आप लोग। उसमें मैंने मेमोरी पावर लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? बताइए। मेमोरी में आपको मेमोरी पावर किस में आती है? संज्ञानात्मक विकास की एक संवेदी पेशी अवस्था में आती है। और ये बात कह रहा है कथित जानकारी को बनाए रखने के लिए याद करने के संदर्भित में क्या करती है? मेमोरी का काम होगा कि एक्सेस का मतलब होता है अवगम बोलते हैं इसको, जिसको आप अभिगम के रूप में भी जान सकते हैं। और इनसाइड थ्योरी का मतलब, आप इनसाइड थ्योरी नहीं इसको समझे, ये इनसाइड का ही पार्ट है। इनसाइड मतलब अंतर्दृष्टि हो जाता है। अटेंशन का मतलब ध्यान हो जाता है। तो इन चारों में मेमोरी पावर बेटर नहीं मानी जाएगी? बताओ, मेमोरी पावर के बारे में जिक्र हुई कि नहीं संज्ञानात्मक विकास में? कहाँ विकास बताइए। अंतर्दृष्टि में तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ है। अटेंशन में कोई चर्चा ही नहीं होती है इसके बारे में, मेमोरी को लेकर। हाँ भाई, ये अवधान छीन की बात करता है। ADHD जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बात हो जाती है अवधान छीन की बात, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। यहाँ पर ही चर्चा हो जाती है। बट इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी। ठीक है भाई, बोलिए। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे मुझे कि नेम द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस दैट फॉलो द लॉ ऑफ परमिशनरी की बात कर रहा है ना, परमिशनरी, ओपन द इंटरप्रिटेशन एंड द वेरिफिकेशन। बताइए जरा क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? बोलिए।
बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? भाई मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का जवाब में ये कह रहा है कि आपसे पूछना चाहता ये कि विज्ञान की उस संरचना का नाम बताओ जहां पर पारसीमोनी पारसीमोनी के नियम का पालन किया जा रहा है, जहां पर व्याख्या और सत्यापन के लिए खुला है। वो थ्योरी होगी, फैक्ट होगा, जनरलाइजेशन होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वास्तविकता होगी, सामान्यीकरण होगा कि सिद्धांत होगा कि अवधारणा होगी? क्या होना चाहिए बताइए, बोलिए। जो परशोमी है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये आपकी थ्योरी है, सिद्धांत है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। यहां पर जनरलाइजेशन भी नहीं होगा, नहीं फैक्ट होगा, नहीं कॉन्सेप्ट होगा ये, ठीक है। तो पारसीमोनी का जो नियम का पालन करता है वो सिद्धांत पर करता है। सिद्धांत का मतलब देखो, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है थ्योरी मीन्स भी सिद्धांत, प्रिंसिपल मीन्स भी सिद्धांत। अगर प्रिंसिपल यहां पे लिखा होता फिर वो गलत हो जाता आपका, थ्योरी लिखा हुआ है ये सही होगा आपका, ठीक है। यहां पर चलिए आगे बढ़िए। एक बड़े ढांचे के भीतर बुनियादी तथ्यों के बीच में अंतर संबंध उन्हें एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। किस प्रकार का ज्ञान होगा ये, बोलिए। किस प्रकार का ज्ञान होगा ये? पहले तो आप इसे समझ लीजिए कि ये तथ्यात्मक ज्ञान क्या है। फैक्चुअल जो नॉलेज है वो है क्या? फैक्चुअल नॉलेज, जहां पर सूचनाओं को विशिष्ट तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से वस्तुओं को ज्ञान, और जब प्रत्येक तथ्य सीखा गया हो और बिना स्मृति के आप ये तकनीकी के रूप में शाब्दार्थ ज्ञान का विकास कर रहे हैं या सामान्य ज्ञान के रूप में जान रहे हैं, तो वो तथ्य पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है, बुनियादी तथ्यों की बात कर रहा है, उसके बीच अंतर संबंध की बात कर रहा है और एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाने की बात कर रहा है। तो तथ्य नहीं होगा आपका, ये तथ्य नहीं होगा। और प्रक्रियात्मक यहां पर अगर बात करूं तो एक प्रकार की रेसिप्रोकल, पारस्परिक होता है ये। और जहां पर अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसल कल, तो यह एक प्रकार से विशिष्ट कौशल होता है जहां पर कार्य करने के तरीके के ज्ञान को संदर्भित करता है, जहां उपकरणों के तरीकों की प्रक्रियाओं में उससे रिलेट करता है। जहां उपकरण होते हैं, जहां टूल्स होते हैं, वो प्रक्रियाएं होती है। प्रक्रियाओं का मतलब प्रोसेस से होता है, रिलेट होता है। तो टूल्स वगैरह तो कुछ दिया नहीं प्रश्न में कि मैं टूल्स की तरफ जाऊं तो भाई टूल्स अगर मिल गया, उपकरण मिल गया तो इसको लगाऊं। ये तो बुनियादी तथ्यों की बात कर रहा है। और जहां पर आपको कंसेप्चुअल की बात कर रहा है, और इसका तात्पर्य ये होता है कि पढ़ने, लिखने, सुनने, अनुभव करने और विचारशील चिंतन करने गतिविधियों के माध्यम से जो व्यावचारिक ज्ञान सीखा जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? व्यावचारिक ज्ञान बोलते हैं। इसी को किसी शब्द किसी बुक में मिलता है घोषणात्मक ज्ञान, इसी का नाम है, ठीक है भाई। घोषणात्मक ज्ञान भी इसी का नाम है। तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है आपका यही करेक्ट हो जाएगा। ये बुनियादी ढांचे के बारे में बात करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो अभिसंज्ञानात्मक ज्ञान है, जहां पर आप रिलेट कर रहे हैं कॉग्निटिव को, तो संज्ञान ज्ञान मानव सोच के बारे में किसी व्यक्ति को संग्रहित जानकारी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें अगर मैं बात करूं तो गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है, सीखने, समझने आदि जैसे कार्यों को करने के लिए सोचने पर बल देता है ये अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। और अंतर संबंध के साथ जो कार्य करने में सक्षमता की बात करता है, बुनियादी तथ्यों की बात करता है एक बड़े स्ट्रक्चर में, तो वो आपका व्यावचारिक ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आपका, सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न बताइए। मैंने आप लोगों को ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया है, बताइए जरा। कि यहां प्रश्न ये है कि सिगमंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विकास के उस चरण का नाम बताइए जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। यानी नेम द स्टेज ऑफ सिगमंड फ्रायड और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन विच ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज डेवलप्ड। बताइए जरा। फैलिक में होता है,
कि ओरल में होता है कि एनल में कि जेनिटल? बताइए जरा, बोलिए क्या करेक्ट होना चाहिए इसका? देखो, जो फैलिक स्टेज है, जो फैलिक स्टेज है, हम फैलिक स्टेज ये सिगमंड फ्रायड की तीसरी स्टेजेस के रूप में देखते हैं। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि पुत्र की अपनी माता के प्रति काम वासना की ग्रंथि जो होती है वो ओडिपस होती है। पुत्र की अपनी माता के प्रति काम वासना की जो ग्रंथि पाई जाती है वो ओडिपस ग्रंथि होती है। और फ्रायड ये भी कहते हैं कि जब लड़की के पितृ प्रेम भाव में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, और ये अवस्था आपकी 4 से लेकर 5 वर्ष की होती है, इसी में पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि भी और ओडिपस ग्रंथि भी, दोनों ग्रंथि इसी में पाई जाती है 4 से 5 स्टेज में। इसका एक ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 मूल प्रवृत्ति के बारे में बात किया है, जिस तरीके से मैकडुगल ने 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बात किया है, सिगमंड फ्रायड ने भी 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात किया है। एक का नाम है जीवन की मूल प्रवृत्ति और एक का नाम है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको थेनाटोस के रूप में भी देखा जाता है, थेनाटोस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ, अब एक प्रश्न और है आपके सामने, और ये अच्छा प्रश्न है। जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पूरा नहीं दिख रहा सर स्क्रीन को, सर थोड़ा लेफ्ट में लाइए सर। नहीं नहीं, स्क्रीन तो पूरी दिखाई दे रही होगी। नहीं सर, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। राइट साइड वाला नहीं दिखाई दे रहा सर। नहीं, एक बार लेफ्ट करिए, शायद आप दिखाई दे आपको स्क्रीन। और भाई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना स्क्रीन से? बताइए। चलिए मैं बताऊं, बोलो। देखिए, SUPW का पूरा नाम अब दिखाई दे रहा है सुमन सर? जी सर, अब दिखाई दे रहा है सर। अब देखिए जरा, SUPW का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार से जो समाज रूप से या सामाजिक रूप से एक उपयोगी उत्पादक कार्य है माना जाता है इसको। तो यहां आपको मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन आपका यहां पर जो करेक्ट होगा, सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य के रूप में, या आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी में मैच हो रहा है, इसी को बोला जाता है। ठीक है भाई, सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी। मतलब हिंदी में बोला जाता है सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य बोला जाता है इसको हिंदी में। ईश्वर भाई पटेल समिति थी 1977 में, जुलाई 1977 में ये चीजें लाई गई थी, सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य को। पहली बार भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम को पेश किया था 1978 में। यही काम पहली बार जो पेश किया था 1978 में पेश किया गया था इसको। क्लियर हो रहा है ना? यह आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो बताइए, प्रश्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि निम्न में से क्या पाठ योजना के महत्व से संबंधित का विकल्प नहीं है? बताइए जरा। जब तक आपको लेसन प्लान के इंपॉर्टेंस नहीं पता होंगे आप कर ही नहीं पाएंगे। लेसन प्लान कहते किसे? लेसन प्लान कक्षा में जाने से पहले शिक्षक की पूर्व तैयारी आवश्यक होती है, क्योंकि शिक्षक की प्रगति में सार्वजनिक तरीके से या सर्वाधिक तरीके से बाधक उसकी अपूर्ण तैयारी मानी जाती है। तो पाठ्य योजना के लाभ को मैं बता दूं आप लोगों को। पाठ्य योजना जो होती है वो अध्यापन के कक्षा कक्ष में या कक्षा कार्य में
निश्चित करके उसको शिक्षण पथ को विचलित ना होने देना, ये एक प्रकार का इसका लाभ बताता है। प्रश्न है लाभ नहीं होना चाहिए, कौन सा लाभ नहीं है इसका? बी सर। बी, ओके। और अगर मैं आपसे बात करूं तो पाठ्य योजना में शिक्षक को संगठित करने की बात करता है, सुनिश्चित करने की बात करता है। देखो दोबारा भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में समझिए अच्छे से। सुनिश्चित रूप से सोचने के लिए उत्तेजित करती है ये। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक पाठ को उद्देश्य से भलीभांति तरीके से समझ लेते हैं, ये भी एक प्रकार का उसका उद्देश्य है। अध्यापक को छात्रों के ज्ञान, अध्यापकों के छात्रों के ज्ञान, आदत और योग्यताओं की जानकारी प्रदान करती है, जानकारी प्रदान करती है। नए पाठ का ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करती है लेसन प्लान। शिक्षक में आत्मविश्वास कायम बनाए रखती है लेसन प्लान। शिक्षक को अमूर्त वस्तुओं को शिक्षण की सहायता करती है लेसन प्लान। शिक्षक को अगर मैं बात करूं तो निर्देशात्मक सामग्री पर बल देती है, जोर देती है ये। पाठ में सुधार लाने का प्रयास करती है ये, ठीक है। ये सारे के सारे इसके लाभ हैं। तो उसके अगर हानि पता होगी तो आप इस प्रश्न को कर लेंगे। हानि को कुछ बता देता हूं मैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जैसे में अगर मैं बात करूं ज्ञान, अगर यहाँ पर पाठ्य योजना में एक प्रकार से ज्ञान का शोषण भी होता है, इसमें निर्माण के दौरान में अधिक समय भी लग सकता है, कभी कभी शिक्षक की स्वतंत्रता में बाधक हो सकता है। योजना शिक्षक को चारों ओर घेर लेती है और लेसन प्लान में शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया भाई मानी जाती है लेसन प्लान में। तो देखो रोचक बनाया जा सकता है, बात ठीक है। और यहाँ पर पाठ्य योजना लेने से पहले शिक्षक कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्या की बड़ी आसानी से दूर कर सकता है, ये भी ठीक है। पाठ्य योजना लेने से शिक्षक को समय और शक्ति की बचत भी हो जाती है, ये भी ठीक है। लेकिन पाठ्य योजना कर लेने से शिक्षक कक्षा कक्ष में पूरा आत्मविश्वास से शिक्षा कार्य नहीं कर पाएगा क्या? ऐसा कोई बात होती है? तो यही आपका बन जाता है यहाँ पर इसके महत्व। करेक्ट जवाब इसका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है भाई, बी सही जवाब है। बताइए जरा, समझ में आ रहा है ना? बोलिए एक बार। जी सर। चलिए अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए अगला ये क्वेश्चन लीजिए आप लोग। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके सामने दूसरा दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि व्हाट हैज बीन डिफाइंड करना है एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग को। लर्निंग का मतलब क्या होता है भाई, बताइए जरा। लर्निंग मीन्स होता क्या है ये बताइए, बताइए कोई। अधिगम, सीखना सर। सीखना, वेरी गुड, अधिगम। तो अब अगर आपने अधिगम शब्द को पकड़ा है तो फिर आप कर जाओगे इस प्रश्न को। तो इन विच कैपेसिटी ऑफ इलेक्टिव, इलेक्टिव लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टिमुलस। स्टिमुलेंस का मतलब होता है उद्दीपक, टू अनदर। हाँ बताइए जरा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। क्या सीखने के एक रूप के रूप में क्या परिभाषित किया जाए कि उसकी उत्तेजना से दूसरे प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन में हस्तांतरित करने की क्षमता को बताता है, उसकी क्षमता को बताता। प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे कि सीखने की एक रूप से दूसरे रूप में परिभाषित करने के रूप में जिसमें से एक उत्तेजना से दूसरी प्रतिक्रिया की ओर प्रोत्साहित करने में हस्तांतरित होती है या हस्तांतरित करने की क्षमता है, तो क्या कंडीशनिंग कहलाएगी, एडोटरी कहलाएगी, श्रवण इसको बोलते हैं, श्रवण। और लिंग्विस्टिक कहेगी यानी भाषाई इसको बोलते हैं। क्या आपको यहाँ पर स्पाइल बोलेंगे इसको ना, स्पाइल बोलेंगे, या स्पाइल का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो होता है अस्थानिक होता है। क्या होता है? अस्थानिक होता है ये। अब बताइए जरा इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ानी है तो कंडीशन बेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि श्रवण बेटर होना चाहिए। देखो कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुकूल, कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुकूल। बात समझ में आ रही है? अनुकूल होता है इसका मतलब। अनुकूल कहने का मतलब यह हुआ कि एक व्यवहार प्रक्रिया जिसमें प्रतिक्रियाएं जो है सुदृढ़ हो और उसके परिणाम स्वरूप दिए गए जो भी वातावरण हो उसमें अधिक से अधिक बार अनुमति की जाए, जिसमें सुदृढ़ता को लेकर एक वांछित प्रतिक्रियाएं होती है। जब वांछित प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उसके लिए उत्तेजना और
जो होता है वहाँ पे उत्तेजना जो होती है वो मानव व्यवहार को सीखने में सकारात्मक होता है। क्या होता है? सकारात्मक होता है। तो ये आपका कंडीशन सही हो जाएगी सीखने में। कंडीशन की बात करूँ अनुकूलन को लेकर, श्रवण जो होता है यहाँ पर अगर एडुटरी की बात करूँ तो ये सुनवाई की भावना से संबंधित है। तो श्रवण एक अंग है और उसी अंग के माध्यम से ध्वनियों को देखने की क्षमता होती है। जैसे कि कान के आसपास के माध्यम से जो दबाव होता है वह आवधिक परिवर्तनों के रूप में होता है, कंपन करने लगता है, इससे पता चलता है। तो श्रवण से संबंधित शैक्षणिक क्षेत्र में जो होता है वो श्रवण विज्ञान को हम देखते हैं वहां पर। तो ध्वनि के माध्यम से ठोस हो, तरल हो, गैस हो, इन पदार्थों के माध्यम से हम सुन सकते हैं, वहां पर ये काम आता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे कुछ और कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुनने के एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिभाषित करें कि जिसमें एक उत्तेजना से दूसरी प्रतिक्रियाओं में प्रोत्साहन को एक हस्तांतरित करने की क्षमता को रिप्रेजेंट कर दे। वो है भाषाई की बात करूं तो भाषा विज्ञान से संबंधित, भाषा एक प्रकार से वैज्ञानिक के रूप में, जहां पर भाषा के हर पहलू के विश्लेषण के साथ साथ उसका अध्ययन या मॉडलिंग करके तरीकों को आप शामिल करते हैं। तो भाषाई विश्लेषण में पारंपरिक क्षेत्रों में फेनोलॉजी हो जाएगा आपका, आकृति विज्ञान हो जाएगा आपका, वाक्य रचना हो जाएगी आपकी, शब्दार्थ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फोनेटिक हो जाता है, ठीक है, फोनोलॉजी हो जाता है, मॉर्फोलॉजी हो जाता है आपका, फिर सेंटेक हो जाता है आपका, फिर आपका सिग्मेटिक हो जाता है। ये इतनी सारी चीज़ आती है भाषाई में। लेकिन अगर मैं स्थानिक की बात करूं तो स्थानिक किस चीज़ों को बताता है? किसी चीज़ के आकार या स्थिति और क्षेत्र से जुड़ा हो, किसी वस्तु के आकार की जो स्थिति है वो क्षेत्र से संबंधित हो या भौगोलिक से संबंधित हो, वो हो जाता है स्थानिक। तो यहाँ पर तो सीखने से संबंधित है, तो केवल कंडीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए जरा। जी सर, जी मुझे भी डायग्राम में वही आंसर दिया हो, वही करेक्ट है आपका। अब आगे आपसे एक और प्रश्न कर रहा है कि इस प्रश्न का मतलब है विच स्टेप इन आवर लेसन प्लान, कहने का तात्पर्य अगर पाठ्य योजना में कौन सा ऐसा कदम है जो शॉर्ट एक्टिविटी, ठीक है, डिजाइंड टू गेट स्टूडेंट रेडी, है ना, फॉर द मेन लेसन की बात कर रहा है, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वो बताइए पाठ्य योजना में कौन सा कदम है जहाँ पे छात्रों को पाठ तैयार करने के लिए तैयार की गई छोटी गतिविधियाँ जो है मुख्य के लिए अवेलेबल हैं या मुख्य लेसन प्लान के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या आपका यहाँ पर उत्पादन प्रोडक्शन की बात होनी चाहिए? क्या आपकी रिव्यू समीक्षा की बात होनी चाहिए? क्या आपकी वार्म, देखो ये एक प्रकार का जो वार्न है यहाँ पर, इसको वार्मर बोलते हैं। वार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एजुकेशन में इसको प्रयोग में लाया जाता है वार्मर। और क्या आपका प्रैक्टिस, बताइए जरा क्या होना चाहिए यहाँ पर, बताइए। देखो किसी वस्तु का उत्पादन उत्पादक के रूप में आता है, लेकिन वस्तु तो दिया नहीं है प्रश्न में तो भाई लेसन प्लान वगैरह के बारे में बात कर रहा है। ये चीज़ है। रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू हम रिसर्च में करते हैं, तो रिसर्च में क्या हम पहले किसी किताब को पढ़ते हैं, बुक को पढ़ के जाते हैं और फिर उसके आधार पे हम अगर उसकी जो भी स्टेटमेंट है कॉपी कर लिया तो वह एक प्रकार का क्या होता है, हमने लिटरेचर रिव्यू करके गया है और उन्हीं की समीक्षा के आधार पे हमने अगला स्टेप उठाया है या हमने गोल लिया है, तो वो आपका रिव्यू के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, वो आपका रिव्यू में आ जाता है। और अगर मैं कहूँ वार्मर्स के बारे में, तो वार्मर्स एक प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो ये एक आवश्यकता पर निर्णय की बात करता है या एक पुनरावलोकन की बात करता है। पाठ्य योजना में कार्य जो होता है छात्रों को मुख्य रूप से इसको तैयार करने के लिए एक गतिविधि के रूप में जानी जाती है। वार्मर विद्यार्थियों को वर्मरा करने के लिए कक्षा की शुरुआत करने की एक गतिविधि मानी जाती है, एक एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए आपने लेसन, आप गए किसी क्लास में जाने से पहले आप कोई ना कोई गतिविधियां करवा देते हैं बच्चे से, और वो गतिविधियां जो बच्चों से क्या होती है, बच्चों को मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है। तो किसी भी गतिविधि को कक्षा की शुरुआत होने से पहले ही आप वहाँ पे करवा देते हैं, तो ये आपने विशेष रूप से एक एक्टिविटी अप्लाई किया है, तो वो बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे वो बच्चे। तो छात्रों को एक प्रकार से मोटिवेट करता है ये वार्मर,
उसके शारीरिक उत्तेजित जो क्रियाविधि है उसको बढ़ाता है। ये वार्मर छात्रों को प्रोत्साहित करता है। वार्मर छात्रों को शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं उस गतिविधियों में उनको उत्तेजित कर देता है। एक प्रकार से टीचर के द्वारा दी गई टेक्निक है ये। जैसे कोई गतिविधि क्लास में जाने से पहले आपने कोई एक्टिविटी, फन एक्टिविटी करवा दिया बच्चों को, तो बच्चे क्या हो जाते हैं भाई, सीखने के लिए ललायत हो जाते हैं या तत्पर हो जाते हैं। उसी को बोला जाता है। हम जैसे कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले रिव्यू नहीं लेंगे उसका? नहीं, रिव्यू नहीं कर सकते भाई। रिव्यू लेसन करने से पहले अगर आप करते हैं तो ठीक होता है रिव्यू, कि आपने लेसन प्लान करने से पहले। प्रश्न थोड़ी ना कह रहा है कि लेसन प्लान करने से पहले की बात है। प्रश्न कह रहा है कि किसी पाठ्य योजना में या किसी प्लानिंग में आपने छात्रों के लिए पाठ तैयार करने के लिए आपने एक छोटी सी कोई गतिविधि की है, शॉर्ट टाइम में कोई गतिविधि की है। शॉर्ट टाइम में गतिविधि की जाती है वार्मर, शॉर्ट टाइम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो वो जो गतिविधि होती है वो है कौन सी गतिविधि? वार्मर। आपका रिव्यू नहीं होगा, गलत हो जाएगा रिव्यू। नीतू मैडम, रिव्यू आपका गलत है, जवाब है। हाँ, वार्मर आपका सही है। जब भी आप कभी किसी पहले कभी भी, हाँ तो कोई बात नहीं, आज जान लीजिए। जैसे हाँ सर, इसको कोई और भी वर्ड है? नहीं, वार्मर ही होता है, वार्मर ही। हाँ, वार्मर ही बोलते हैं इसको, वार्मरा ही बोलते हैं इसको, या वार्मर ही कर सकते हैं आप। इसी यही बोला जाता है। जैसे आपने कोई टीचिंग क्लास करने जाए आप, तो आप इन बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से पहले पहुंचते ही तो भाई अब ऐसा तो नहीं, किताब उठाओ, बुक उठाओ, भाई चलो शुरुआत करते हैं, लेसन प्लान पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें पहले थोड़े से बच्चों को मोटिवेशन दे दो, थोड़े से बच्चों को कोई और एक्टिविटीज़ करवा दो, ताकि बच्चे तत्पर हो जाएं सीखने के लिए जो एक्टिविटी करवाने वाले हो। अच्छा, अब ऐसे नहीं कि ऊट पटांग कोई कराना। अब पढ़ाने जा रहे हो आप लोग, मान लीजिए मैथ, तो आप लोग उसको संस्कृत बता रहे हो तो गलत हो जाएगा। आप अगर मैथ पढ़ा रहे हो तो कुछ इस तरीके से ऐसी फन एक्टिविटी करो, उनके सामने ऐसे बोलो कि ओरली बच्चे वो जवाब दे सकें आपको। तो उनसे रिलेट करते हुए अगला स्टेप लीजिए, उनसे रिलेट करते हुए अगला स्टेप सिखाइए आप। ये वार्मर की एक्टिविटी होती है। प्रैक्टिस ये आपका नहीं होगा। प्रैक्टिस एक प्रकार की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में जब देखा जाता है उसको होता है, हालांकि मैथ में यूज होता है लेकिन वहां पर यूज होता है प्रैक्टिस। अभ्यास से यहाँ पे जरूरी नहीं है। वो तो अलग है। हाँ, यहाँ तो बाद में की जाती है। हाँ बिल्कुल। जो यहाँ पे शॉर्ट टाइम का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वार्मर। याद रखिएगा, ये शॉर्ट एक्टिविटी को, यही आपका क्वेश्चन का पैटर्न बदला है सिर्फ शॉर्ट एक्टिविटी लिखने से। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न अच्छा था, है ना। चलिए, ये वर्ड ही एकदम अलग है, ये पहले पढ़े ही नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं है, आपको अब एकदम ना बिल्कुल। तो फिर अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो कि हाँ पहले पढ़ा हो तो समझ में आ जाता है कि ये वो उसकी बात कर रहा है। अब हम उन तीनों में से छाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल ये पढ़ा ही नहीं है पहले। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब आपने देख लिया। अब जो पीआरटी का एग्जाम होने वाला है उसमें आप गलती ऐसा नहीं करेंगे अब, है ना। चलो, अब अगर शब्द वहाँ पर ऐसे मिलेंगे तो आप कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो कैसे मतलब फाइंड करेंगे उन्हें? डिफाइन यही करने का मतलब है, फिर आपको उन सारे का जितना मतलब है, जैसे उत्पादकता लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझना होगा। अगर समीक्षा आ रहा है तो समीक्षा का मतलब समझना होगा आपको। प्रैक्टिस का मतलब समझना होगा। और जब ये नहीं आ रहे थे तो आप इसको ऐसे ही लगा देते कि भाई जब मैं जानती हूँ सही तरीके से कि ये उत्पादकता है, ये समीक्षा, ये अभ्यास, बचा एक ही ऑप्शन वार्मर, लगा दो। फिर तो यही चीज़ें हैं भाई। अब यही बचा ही है आपके पास एक विकल्प। या तो इस प्रश्न को छोड़िए या तो फिर इसी को आंख बंद कर लगाइए। तो लेकिन ये चीज़ें तो कंफर्म होनी चाहिए भी आपको कि भाई हमने जब सही तरीके से उत्पादकता को हटा दिया है और सही तरीके से हमने किसको हटा दिया, और उत्पादकता हटा दिया है। पे ये भी है ना कि आप छोड़ भी नहीं पाते हो, क्योंकि अगर मैथ्स वगैरह हो गया, आपको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप नहीं करोगे। बट इसमें तो ऐसा हो जाता है कि आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ आपको आता है और आपने ठीक किया है, मतलब 50-50 हो जाता है कि हाँ ये है उस तरह से। चलिए कोई मतलब वो हो जाता है कि छोड़ दिया तो आपने खराब वो कर दिया। चल मैं आपको बता देता हूँ, वार्मर का मतलब समझ जाइए कि जब भी कभी कोई एक्टिविटी होगी, करवाने से पहले आप उसे बच्चों को तत्पर करेंगे सीखने के लिए। वो क्रियाविधि कहलाती है आपकी शॉर्ट टाइम की वार्मर, उसका नाम है वार्मर शॉर्ट टाइम का एजुकेशन में।
चलिए क्वेश्चन देखिए, नेम द टाइप ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है, नेम द टाइप बिहेवियर की बात कर रहा है। और यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, इसमें कहा है कि इलेक्टेड बाय द स्टिमुल, या एक प्रकार से यहाँ पे स्टिमुल जो है ये रिप्रेजेंट, आपको जानते हैं किन एक्टिविटी को कर रहा है लेकर, मतलब ये बताना ये चाहता है आप लोगों से कि कोई जो व्यवहार का नाम बताइए आप जो पर्यावरण की उत्तेजनाओं से हो, स्टिमुलस, ये स्टिमुलस से रिलेट कर रहा है, ऑफ इन्वायरमेंट दैट आर वेल नो एंड कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। आपको क्या करना है यहाँ पर कि उन प्रकार के व्यवहारों के नाम बताने हैं जो पर्यावरण की उत्तेजनाओं से उत्पन्न होता है और प्रसिद्ध होता है, ये जिन्हें आप आसानी से पहचान सकें, जिन्हें आप आसानी से पहचान सकें। जरा मुझे बताइए क्या ऑपरेंट बिहेवियर होगा जो बीएफ स्किनर का है? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अभी भी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस के लेकर, इसको एक बोला था सहज बिहेवियर, इसको क्या बोलता है? सहज। और ये जो ऑपरेंट है इसको आप कह सकते हो, ऑपरेंट को सक्रिय भी बोल सकते हो, और अगर मैं आपसे कहूँ तो इसी को आप ये भी कह सकते हो कि सहज तरीके से भी, सहज भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्डेड की, तो रिस्पॉन्डेड का मतलब होता है प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया भी आप कह सकते हो इसे। और वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा, तो आप स्वेच्छा से भी इसको आप कह सकते हो, या स्वैच्छिक बिहेवियर कह सकते हो। तो देखिए जो ये आप देख रहे हैं ऑपरेंट बिहेवियर, ये ऑपरेंट बिहेवियर एक प्रकार से 1930 में, कब 1930 में बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। और इसमें ये बात बताई गई थी कि ऑपरेंट बिहेवियर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न करता है, परिणामों को बताता है। तो वे बिहेवियर जहाँ पर नियंत्रित किया जाता है, जहाँ पे कुछ कार्य जानबूझ करके अनावश्यक हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं क्रियाओं के परिणाम के रूप में जब आप भविष्य में देखते हैं उसको प्रभाविता के रूप में, तो वह एक प्रकार की ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में आ जाता है आपका। ये आपका बीएफ स्किनर का हो जाता है, बीएफ स्किनर का। और इसी ने बीएफ स्किनर ने एसआर की थ्योरी भी दिया था। तो बीएफ स्किनर की बात तो सत्य है ये बात, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इसने ये पर्यावरण की उत्तेजनाओं से उत्पन्न, ये पर्यावरण के उत्तेजनाओं से उत्पन्न उन चीज़ों को आसानी से पहचान करने के लिए जो गतिविधि है वो ऑपरेंट बिहेवियर नहीं है। ऑपरेंट बिहेवियर कार्यों के परिणामों के बारे में बात करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं सहज की, सहज व्यवहार क्या होता है? सहज व्यवहार बिना किसी बाधा, प्रयास या पूर्व निर्धारित किया जाता है। सहजता से वो एक्टिविटी जो अस्पष्ट हो, जो बाहरी कारणों के बिना होता है, उत्पन्न होता है, ये गतिविधि होती है। जैसे स्वतः हो जाती कोई एक्टिविटी, सहज होती है वो अब ऐसी तो उसको हम नहीं कहेंगे ना कि भाई कि पर्यावरण के उत्तेजना को अगर उत्पन्न जो एक्टिविटी वो सहज है, वो बराबर इस तरीके से निकलती है। तो क्योंकि पर्यावरण तो मानव जनित भी पर्यावरण है, एक प्रकार तो मानव जनित, मानव के द्वारा भी बनाया गया है, तो इसलिए आप इसको गलत कर देंगे यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा आपका। लेकिन जो रिस्पॉन्डेड बिहेवियर होता है, जहाँ पे प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सीखने का एक सिद्धांत बताता है। और वे बताता ये है कि कंडीशनिंग नामक जो भी प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो उसके व्यवहार के बारे में पता चल जाता है हमें। और यही बिहेवियर के जो बारे में जो बताता है वो आपका रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर होता है। और यही बिहेवियर वाद के सिद्धांत में आपको बताऊं, जॉन बोर्गर्स वॉटसन, जेबी वॉटसन जिसको आप बोलते हो, इन्हीं के पिता, इन्हीं को कहा गया है, जेबी वॉटसन को ही। और बीएफ स्किनर ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, बट ये निभाया है इन्होंने व्यवहारवाद में, लेकिन पर्यावरण के स्टिमुलस की एक्टिविटी में नहीं निभाया है। याद रखिएगा, इन्होंने निभाया था अपनी भूमिका वहां पर जहां पर कार्यों के परिणाम निकाले जाते हैं, जहां पर आप भविष्य की बात करते हैं, ठीक है। तो आप बहुत बच्चे सोचे होंगे कि जो होता है ऑपरेंट हो सकता है, नहीं, ऑपरेंट गलत हो जाएगा, भाई ऑपरेंट नहीं हो सकता है, आपका रिस्पॉन्डेड बिहेवियर होगा। यही सही जवाब है आपका, करेक्ट है ये। वॉलंटरी बिहेवियर का मतलब है स्वैच्छिक व्यवहार, जहाँ पे धर्मार्थ संगठनों का अपना समय समय पर जो चीज़ें या खर्च करते हैं या मनी, पैसे वगैरह जो रिलेट करती है, उनको प्रेरित करने के लिए एक वॉलंटरी बिहेवियर होता है, ये चीज़ें होती है। तो ये धर्मार्थ ज्ञान से है या संगठन से रिलेटेड है। ये ऑप्शन नंबर डी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी यहाँ पर जो 3 ऑप्शन थे, ऑप्शन 3 में से सी करेक्ट हो जाएगा आपका सही जवाब, सी वाला सही जवाब है आपका।
ठीक है, चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और बताइए कि मस्तिष्क स्तंभ और रीढ़ की हड्डी में पूर्व काल में हॉर्न कोशिका, देखो अगर आप लोग पीडीएफ देखें तो आपको मिल जाएगा। चला बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताइए, बोलिए। सी सर। सी, ओके, चल कोई बात नहीं। और भी कोई? चल यहाँ पर अगर आपको मैं अगर एक बात बताऊं तो मैंने आप लोगों को एक बार इसकी पीडीएफ प्रोवाइड किया है, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जब मैंने स्पाइनल नर्वस के बारे में बताया था 31 जोड़ी हड्डियों के बारे में, तो स्वाइकल नर्वस होता है और थैरोसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है और कंजिकल होता है। इसके बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, और वहीं से प्रश्न आप लोगों से बनाए गए हैं यहाँ पर। और ये प्रश्न आया है आपका, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं मेनिंगो सेल और माइलो सेल के बारे में, सेले के बारे में, ये बेसिकली दिसाखी रीढ़ है। ये एक जन्मजात बीमारी होती है और रचनात्मक दोष पाया जाता है। और इसको जो टाइप बताया गया था, तो एक बताया गया था मेनिंगोसील करके, उसी का नाम है ये मेनिंगोसेल है, और एक बताया गया था माइलो मेनिंगोसील, वही नाम है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका ये कहता है कि जो सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य है वो एकत्रित होकर एक प्रकार से सूजन कर देता है या उभार आ जाता है। अगर आप उसे देखें या छू कर पहचाने तो इस एक्टिविटी में या इस क्रियाविधि में हम इसको मेनिंगोसील को देखकर भी और उसको छू कर भी पहचान सकते हैं। और ये साधारणतः त्वचा से ढका होता है, साधारण जो त्वचा है उससे ढका होता है ये, और केवल इसमें द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य का नाम है स्पाइनल द्रव्य। तो ये चीज़ें, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। और अगर आपको बताऊँ मैं ये कि जो माइलो मेनिंगोसील है, इसमें ये भी एक प्रकार से स्पाइनल कार्ड ही है, इसमें सूजन आता है। और ये एक जो पोस्टेरियर आर्च होता है जिसको आप मेहराब कहते हैं, मेहराब आर्क, जिसको मेहराब पूरी तरीक़ा से ये नहीं होता इसमें। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य जो होता है वो टपकता रहता है, वो क्या होता है, टपकता रहता है। तो यही कहा जाता है माइलोसेले बोला जाता है इसको, ठीक है, ये बात हो जाती है। और अगर स्पाइना, जो स्पाइना बाइफिडा है, ये तो आप जानते ही हैं कि रचनात्मक दोष पाया जाता है हड्डी में, ठीक है। और ये हड्डी में न्यूरल आर्क होता है, जो न्यूरल आर्क के आपस में ना जुड़ पाने की कंडीशन में ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे पोलियो के बारे में, तो मैंने आप सबको ये चीज़ें बताया है अच्छी तरीके से कि एक ऐसा वायरल है ये जहाँ पे संक्रमण रोग जिसमें एंटेरियन हॉर्न सेल से जुड़ी एक मांसपेशियाँ होती हैं, वो अल्पकालीन के या अथवा अस्थायी रूप से वो क्या करता है, उसको क्षति पहुँचाता है। और यही होता है आपका लकवा या बाल पक्षाघात, जिसको आप लोग बोलते हो पोलियो या पोलियो मेलाइटिस बोलते हो इसको, या पोलियो मेलाइटिस बोलते हो इसको, याद रखिएगा। और पोलियो की अगर मैंने प्रथम वैक्सीन के बारे में विकसित करने की बात किया तो हेनरी कोप्रोक्सिटी नाम है, हेनरी कोप्रोक्सिटी नाम है, सन 1950 में किया था इसकी पहचान, ठीक है, याद रखिएगा वैक्सीन की। क्लियर है ना ये बात। और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, और 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण का जो अभियान है वो चलाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। और वर्ल्ड पोलियो दिवस जो है रविवार 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रविवार 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इतने सारे फैक्ट है। थीम क्या थी इसका? अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ की बात किया था उसका एक प्रकार से थीम में, ठीक है, याद रखिएगा। और 1988 में वैश्विक लेवल पर पोलियो था उसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था 1988 में, कि हमें पोलियो जो है समाप्त कर देना है। और ऐसा हुआ भी है, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित भी कर दिया गया है WHO के द्वारा। आप ये भलीभांति तरीके से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। चल कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए आप।